मात्र सही है जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भलाई की बात हुई है। ज्यादा स्लो चल रहे हैं क्या हम आज? इतना एक्सप्लेनेशन काफी है क्या? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल में जवाब दीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, इफ अ चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, यानी एक बच्चा जब एप्रोप्रिएटली, प्रॉपर उचित ढंग से जब वो प्रतिक्रिया दे रहा है टू द टेम्परामेंट्स, इंटेंशंस एंड मूड्स ऑफ पीयर ग्रुप, यानी जब बच्चा दूसरों के या अपने सहपाठियों के, अपने क्लासमेट्स के या अपने ग्रुप्स के इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, यानी वो एकदम से लड़ने नहीं लगता, अपने मूड में नहीं है, वो दूसरे को समझ रहा है, दूसरे बच्चे क्यों, भाई आज फलाना बच्चा परेशान है, उसके घर में कोई घटना घटी है, कोई दुखी है, किसी को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सबकी तकलीफ या सबको समझने की कोशिश है। इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सी ऑप्शन 62% लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्या है ये? अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। अंतः व्यक्तिक होती है इंट्रापर्सनल, जब आप खुद को जानने में अच्छे हैं, यानी आप फिलोसोफर अच्छे बन सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं अच्छा, तो ये अदर्स यानी दूसरों को समझने की बात अंतर व्यक्तिक। अंतर का मतलब है, इंटर का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, ठीक, टू और मोर देन टू, जब बात हो रही हो दो या दो से अधिक लोगों की, यानी आप दूसरों को समझने में अच्छे हैं। जैसे एक टीचर हो सकता है, कोई बच्चे में स्पेसिफिक, ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी बन सकते हैं, ठीक। तो इंट्रापर्सनल तो सेल्फ की बात होती है, ठीक। बॉडी काइनेस्थेटिक ये स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, इनकी बॉडी पे पकड़ अच्छी है, डांसर्स हो सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस AR रहमान को याद कर लीजिए, है ना, कि म्यूजिक की अच्छी समझ होगी। तो इसमें आंसर है सी सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिएगा ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, बट इनकी प्रैक्टिस इसीलिए ज्यादा करना जरूरी है क्योंकि ये लेंदी है लेकिन आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी सिलेबस को पढ़ा हुआ है, मैराथन देखी हुई है, और भी मैं कुछ सेशन अरेंज करने वाली हूँ जिसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, CDP के, EVS के, हिंदी के, इंग्लिश के, पेडागोजी के और मैथ्स के, ठीक है ना। चलिए, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आपको और भी चीजें मिलेंगी, मतलब प्रॉपर हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि आपको अभी सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पोल बहुत तेजी से जा रहा है। अच्छा, आपका इंटरनेट शायद स्लो है। बहुत बढ़िया आरती, 130 प्लस टारगेट है, बहुत ही बढ़िया। जो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, कोशिश करेंगे हम 1-2 सेशन इंटरव्यू के रख सकें। बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है। मैराथन जल्दी लगा देंगे, नेक्स्ट वीक में मैराथन शुरू शालिनी, ठीक है। इस वीक थोड़ा सा क्वेश्चन ही करने वाले हैं शायद, पता कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आजकल हम उस मोड में हैं। तो बी ऑप्शन 60% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बाकी के 40% लोग इतने आसान क्वेश्चन में, फ्री का नंबर है, जेंडर का एक क्वेश्चन आना ही है। वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी आप कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि समाज में जो काम करने के तरीके हैं, व्यवसाय के संप्रत्यक को पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते हैं। लोग एडवोकेट होते हैं, लोग पायलट होते हैं, लोग टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। आप क्या है, ऑक्यूपेशन समझा रहे हैं। मोनिका शोड फ्लैश कार्ड्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। मोनिका मतलब टीचर है मोनिका, महिलाओं और पुरुष दोनों के फ्लैश कार्ड होते हैं ना, मेरे पास अभी यहाँ कुछ है नहीं, बट हम ये समझ सकते हैं कि आपने एक छोटा सा कार्ड बनाया है और उसके सामने मान लीजिए आपने महिलाओं को पायलट के रूप में भी दिखाया है, पुरुषों को शेफ के रूप में भी दिखाया है। तो अलग अलग महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग भूमिकाओं में आपने फ्लैश कार्ड पे दिखाया है ऑक्यूपेशन पढ़ाते समय। इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, यानी गैर पारंपरिक भूमिकाएं, यानी महिलाएं जो हैं वो पायलट बन रही हैं, पुरुष जो हैं वो क्या बन रहे हैं, टीचर, या फिर क्या कहेंगे उसको, शेफ बन रहे हैं, या हाउसवाइफ भी दिखा सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स। खैर वो तो ऑक्यूपेशन नहीं हुआ। दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प इन, यानी ये जो स्ट्रेटजी है ये किस में मदद करेगी, बताइएगा किस में मदद करेगी। मैम आप सीटेट के वेबसाइट पर मॉक टेस्ट कैसे दें? अब संध्या ऑप्शन है, उन्होंने शायद कुछ ही मॉक हैं जो डाले हुए हैं, वही रेपिटेटिवली आते रहते हैं। तो वो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, मॉक टेस्ट का ऑप्शन आएगा, और कुछ टेस्ट हम करियर विल पे भी डलवा देंगे। मॉक टेस्ट तो डल ही रहे हैं वहां भी, आप जाके वो फ्री क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बी ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं, फटाफट से समझेंगे। प्रोमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, भाई अगर आप गैर पारंपरिक कार्य दिखा रहे हैं, यानी जो परंपराओं में है ही नहीं। परंपरा में तो ये है कि महिला जो है वो टीचर बन जाए या घर पे रहे, या फिर डॉक्टर बन जाए हद से हद, बट पायलट ना बने, एडवेंचरस रोल में ना आए, वो स्पेस में साइंटिस्ट ना बने, है ना, तो वो पुरुषों का काम दे दिया, या क्रिकेटर ना बने, तो
यहां पे गैर पारंपरिक रोल, अब जब आप गैर पारंपरिक रोल अपनाएंगे इसका मतलब आप स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो इसको हम कहेंगे प्रमोट कर रही हैं टीचर जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी स्टीरियोटाइप का जस्ट ऑपोजिट होता है कि रिजिड मत रहिए स्टीरियोटाइप को लेकर के जेंडर में सिर्फ यही काम होगा, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। यानी जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम समाज में ये ना सोचे कि हमारी बेटी है तो ये तो डॉक्टर, टीचर या कुछ और इसी तरह का बनेगी, और बेटा है तो वो, या हमारी बेटी है तो वो क्रिकेटर नहीं बन सकती या फिर वो पायलट नहीं बन सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी आपने मूवी आई थी शायद गुंजन सक्सेना, तो कैसे एयरफोर्स से लेके हर जगह महिलाएं आजकल हैं, ये हम देख पा रहे हैं। रोज क्लास होती है 9 बजे, पूजा सिंह बिल्कुल सही समझ रही हैं आप, ठीक। तो प्रमोटिंग जेंडर हायरार्की, ऐसा नहीं है कि जेंडर हायरार्की को बढ़ावा मिल रहा है कि इस जेंडर को ऊपर रखो इसको नीचे। मॉडलिंग जेंडर टाइपिंग, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे रोल तो टाइप हो ही नहीं रहे। स्टीरियोटाइप तो तब होता है जब हम कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो ये काम करेंगे, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं, लड़के बाहर जाते अच्छे लगते हैं, ये है स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। हाँ देखो कोमल कितनी दुखी है। कोमल मैंने इतना कुछ कराया हुआ है आपको, एक सप्ताह क्या और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने को। नोट्स में अगर टाइम लग भी रहा है तो उसको आप समझिए, वो रीजन से लग रहा है, मुझे उससे कुछ चाहिए तो है नहीं आपसे कि नोट्स देके मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए, कोई लालच है, ऐसा तो है नहीं। बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। जब इंसान बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, कभी सेमिनार हो रहे हैं, कभी और घर में भी कुछ हो सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो कोशिश तो यही रहती है कि आपको चीजें दी जाए। इच्छाएं तो बहुत सारी है ना, कई बार वो थोड़ा समय लग जाता है पूरा होने में, लेकिन बाकी चीजें भी तो हो रही है ना। 3.5 घंटे का जो सेशन हुआ है अभी, वो मैंने इस हफ्ते आपको प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन मैंने करा दिया। तो कुछ चीजें डिफरेंट होती है, कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है कहीं ना कहीं, ठीक। ज्यादा परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे। नोट्स इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि आपको पढ़ने में समस्या हो पेपर से पहले, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी हॉट्स में, उच्च श्रेणी चिंतन में नहीं आएगा। एक होते हैं लॉट्स, लॉट्स बोले तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, निम्न स्तर, निम्न श्रेणी चिंतन, यानी जिसमें बहुत ज्यादा हायर लेवल स्किल ना लगे दिमाग की। हायर ऑर्डर स्किल में ज्यादा लेवल की आपकी जो थिंकिंग है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो एनालिसिस बिल्कुल हायर लेवल है, इवेल्युएशन हायर लेवल है, क्रिएशन हाईएस्ट है आज की डेट में। ये कहां से आ रहे हैं? ये ब्लूम की बीएस ब्लूम के टेक्सोनॉमी से आ रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने कराया हुआ है यूट्यूब पे, एक बार देखिएगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक। तो उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग से रिलेटेड कॉग्निटिव ही होगा, कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल्स दिए हैं, 6 लेवल्स। वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें बताऊंगी कौन सा हॉट्स में आएगा, कौन सा लॉट्स में आएगा। तो रिकॉल जो है, यानी प्रत्यास्मरण, यानी जस्ट आपने रिकॉल कर लिया, किसी का नंबर याद किया था या किसी का नाम याद किया था, आपने देखा उस व्यक्ति को अगली बार और नाम रिकॉल कर लिया, है ना। प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं? रिकॉल कर लिया। लेकिन जब क्रिएट करना हो, अपने आप से उदाहरण बनाना हो प्याजे के लिए, एनालाइज करना हो प्याजे और वाइगोस्की में क्या अंतर है, इवैल्यूएट करना हो किसने सही कहा है, तो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। सिर्फ स्टेज का नाम याद करने में रिकॉल पावर लगेगी, इसको लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं, यानी ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं है, ठीक। पहले उड़ा दे पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और पोल का जवाब दीजिएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट पूछा है, हम लोग इसको डिस्कस करते आए हैं, आप पोल में जवाब देंगे बहुत ही तेजी से, देखिएगा। प्रभात आप सुपर टेट के लिए वो ले सकते हैं, पेडागोजी स्पेशल बैच, उसमें भी एडमिशंस ओपन है। अलग से बैच तो अभी नहीं है, आइडिया कब आएगा, कहाँ मिलेंगे नोट्स, क्योंकि आपके मैंने हैं, आपके नाम से पैसे से नोट्स मिल रहे हैं 350 में, बट आपने फ्री में बोला है, वो कब कहाँ मिलेंगे। मनीषा मैं बहुत दुखी हूँ ऐसे लोगों से जो लोग इस तरह का व्यापार चलाते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। एक होता है कि मतलब सच में पूरी टीम काम कर रही है, कहीं कुछ एक मिनिमम लेवल ऑफ फी है, ये चोरी कहते हैं उसको, ये वाली जो सिचुएशन है ना। मैं नोट्स फ्री दूंगी, टेलीग्राम पर ही दूंगी, लेट्स लर्न स्क्वाड, कोई और फेक चैनल नहीं है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लो। 5,85,000 लोग जुड़े हुए हैं। जिस दिन नोट्स मिल जाएंगे आप फटाफट से क्या करेंगे, उनको आपस में शेयर कर देंगे, और जहां तक परसों से नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, सीडीपी के नोट्स परसों आपको मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। अगर ये सेटअप की प्रॉब्लम नहीं होती तो अब तक 2 सब्जेक्ट के नोट्स तो आपको मिल ही जाते, फिर वो बड़ी क्लास भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, यानी सीआरटी। असेसमेंट को टेस्ट भी बोल सकते हैं, आकलन भी बोल सकते हैं, यानी कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम एनआरटी बोलते हैं, ठीक है जी।
एक होता है एनआरटी, एक होता है सीआरटी। बिग फैन मैम फ्रॉम हैदराबाद। बहुत बड़े अखिल, हम सभी लर्नर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग मिलते हैं अलग अलग जगह और अलग अलग जगह से इतना प्यार भेजते हैं, वो मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। देखिए अगर हम बात करते हैं सीआरटी की तो 43% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। आर टेस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरियन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, एमएलएल कहेंगे इसको, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण कि भैया किसी लेवल पे, मान लीजिए सीटेट में मिनिमम क्या है भैया 60% तो ले आओ, 90 नंबर तो ले आओ, ये मिनिमम है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन क्या D+B में, क्या केवीएस में केंद्रीय विद्यालय में, क्या एनवीएस में नवोदय विद्यालय में, क्या सुपर टेट में ऐसा है? नहीं, वहां मिनिमम से काम नहीं चलेगा, वहां आपको मेरिट में आना पड़ेगा। उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एनआरटी कहते हैं, जब बात मेरिट की या बाकी बच्चों से ऊपर या स्कोर करने की हो बेटर। लेकिन जब एक मिनिमम लेवल स्कोर करने की बात हो, जैसे 12th में पास होने के लिए 33% जरूरी है, ये मिनिमम लेवल है, ये क्राइटेरिया है कि आपको सीटेट में 90 नंबर लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 82 लाने हैं अगर आप किसी भी और बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी से। तो उस केस में क्राइटेरिया है पहले से। अगर क्राइटेरिया नहीं है भाई, मान लीजिए आप कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 90 नंबर लाने हैं। ऐसा भी होता था एक टाइम पे जब केंद्रीय विद्यालय या D+ की जब हम बात करें कि 200 में से 80 नंबर ला रहा है जो, उसकी भी नौकरी लग रही है, क्योंकि मेरिट ही उतनी गई है, क्राइटेरिया का फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, अभी क्राइटेरिया लगा दिया उसमें भी कि 40% दोनों ही इस सेक्शन में आने चाहिए, वो क्राइटेरिया है। लेकिन नॉर्म क्या है कि जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसको नौकरी मिलेगी। तो वो एनआरटी है कि मेरिट बेस्ड। अगर क्राइटेरिया की बात करें, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, वो आपका सीटेट याद रखिए उसके लिए। बी ऑप्शन है आ टेस्ट विद परसेंटाइल एज इवेल्युएशन क्राइटेरिया। परसेंटाइल अगर होगा तो वो एनआरटी हो जाएगा। जी स्कोर की यहां कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, रैंक इन अ क्लास, फिर वो एनआरटी हो जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन